अच्छा जी, वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और मैं यकीन करें एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं समझती हूँ कि मैं काबिल भी नहीं हूँ कि मैं बात करूँ, आज हम ये शो कर रहे हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना आप जो है बहुत, मैं आपको यहाँ काटना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट गिविंग दिस कॉम्प्लीमेंट टू यू, वैसे नहीं दे रहा, लेकिन आज तक मैंने जितने भी अलामा पे इंटरव्यूज़ किए हैं, आई थिंक यू आर वन पर्सन हुज आस्क्ड मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। एंड इसी को हम आगे बढ़ाते हैं बात को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल से किसी ने सवाल किया कि बताइए कि कौम का सबसे बड़ा ख़जाना क्या है, तो उनका जवाब था कि वो कौमें जिनके पास खुदी और ख़ुददारी, जिसका भी हमने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया, अगर वो हो तो आपके पास, कहते हैं ना कि अगर आपके पास ख़ुददारी ना हो और सोने के बड़े बड़े पहाड़ हों आपके पास, तो एक वक्त आएगा कि आपकी जो कौम है वो मस्कीन, गरीब और बेसहारा हो जाएगी, बिल्कुल मंगती हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप मस्कीन और गरीब तरीन कौम हैं मगर आपके पास खुदी और ख़ुददारी, जिसका कॉन्सेप्ट अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया, अगर वो आपके पास है तो वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह की मदद आपके लिए आएगी और आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। और इट्स सो अनफॉर्चुनेट यूसुफ साहब कि आज हमारे पास सब कुछ है मगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इंट्रोड्यूस और डिफ़ाइन की हुई वो खुदी और ख़ुददारी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज आप जिस तरह से आपने समझा, हमारे देखने वाली जो यूथ है उनको समझाएं कि ये जो खुदी की डेफिनेशन उन्होंने बयान की है अपने काम के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, वो क्या है, ताकि जो आज का जवान है जो सिर्फ़ और सिर्फ हिप हॉप और फ़न एंड एंटरटेनमेंट देख रहा है, कम से कम उसको ये आइडिया हो कि बेसिकली वो खुदी है क्या। नहीं, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि आजकल का नौजवान है ज़रूर हिप हॉप करे, ज़रूर फ़न करे, उनकी उम्र है। हम इस उम्र में, मैं एट 60 इफ आई एम टेलिंग समबडी हु इज 16 और 17 के भाई तुम ये सारा कुछ छोड़ दो, सही नहीं, दे ग्रोइंग अप प्रोसेस इज फॉर एवरीवन, एंड यू हैव टू गो थ्रू द, जिस तरह स्कूल जाते हो आप, कॉलेज जाते हो, वो भी एक एक दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ, फिर आप इंजॉय करते हो, आप पार्टी करते हो, जो भी क्या कहते हैं, ये है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने नौजवानों से, दैट वी वांट टू मॉडर्नाइज आवरसेल्व्स, and there is a difference between being modern and between being westernized. हम westernized नहीं होना चाहते। देखिए, मॉडर्निटी आपको नजर किस तरह होती है, मसलन आप टर्की जैसे एक मुल्क, मुसलमान मुल्क पर चले जाएं, वहाँ मस्जिद और गिरजा साथ साथ हैं, ऐसे ही, और देयर इज नो इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज द रियल इस्लाम, मेंटली वो जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको अर्ज करूं कि जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो स्पीच थी, जो जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि उसको बैन कर दिया गया कि जी अन इस्लामिक है और फलाना, हालांकि उस स्पीच में उन्होंने जो बात भी की, उन्होंने उसका सारा मतन, उसकी सारी जो थॉट्स थी वो मिसाके मदीना से ली। मिसाके मदीना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेट करके मक्के से मदीने आए और मदीना की सिटी स्टेट उन्होंने बनाई, तो उन्होंने ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने खुद बनाई थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ था कि इन द सिटी स्टेट ऑफ मदीना, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पेगन्स, जो भी यहूदी जितने भी थे, दे हैड इक्वल राइट्स एंड दे वर गोइंग टू बी टुगेदर टू डिफेंड मदीना इन केस के कोई फॉरेन अग्रेशन वहाँ से हो। सो ये इस्लाम के बिल्कुल ऐन मुताबिक, लेकिन ये हमारी जहालत है कि हमने उसको एक इतने बड़े मैसेज को कई साल हमने इसको बंद रखा। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ मे बी परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने पहली दफ़ा इसको ओपन किया, और स्टेट टेलीविजन की, आपको तो इल्म ही नहीं होगा कि हमारा स्टेट टेलीविजन और रेडियो जो था, बहुत सा अलामा का जो कलाम है, इट वाज बैंड, बिकॉज ये समझा जाता था कि ये हुकूमत के वक्त के खिलाफ हो जाएगा। Oh my God, सो यू कैन इमेजिन कि क्या क्या यहाँ इस मुल्क में नहीं हुआ। और जिस मुल्क के अंदर देखें, सबसे बड़ी बात है तालीम। अगर हम अपने नौजवानों को सही तालीम देंगे, अब क्या हम करें कि अमीर आदमी के लिए और सिलेबस है, गरीब आदमी के लिए और सिलेबस है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अब आप बात कर रहे थे हम उस शुरू में कि एलीट क्लास की वो उनको ये, अगर पाकिस्तान जिंदा है तो वो हमारी मिडिल क्लास से जिंदा है। I agree with you, definitely. This is where the Pakistaniyat and the Pakistan lies,
क्योंकि जिन बच्चों की माएँ आज भी उनको कलाम इकबाल पढ़ाती हैं या उससे रूशनास कराती हैं, या आप किसी घर के अंदर जाओ और आपको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नज़र आती है, तो यू फील आपको पता चल जाता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ, देखिए बड़ी सिंपल मेरी लॉजिक है कि मैं समझता हूँ कि अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं, और अगर आपको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से प्यार नहीं है तो आप पाकिस्तानी नहीं हैं। बिल्कुल मेरी सिंपल इसके ऊपर एंड ऑफ कोर्स अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बिकॉज़ देखिए सोच, लेकिन उनकी सोच जो थी वो बिल्कुल अब ये लोगों ने कोशिश की है कि उनकी सोच को और उनकी फिक्र को अलग किया जाए। चंद लोग कहें कि जी अल्लामा इकबाल बेहतर थे, चंद लोग कहेंगे कायद आज़म बड़े थे। नहीं, देवर वन फॉर पाकिस्तान। क्योंकि मैं आपको यहाँ एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊँ कि जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल हज़रत अल्लामा इकबाल से मिलने आए, ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज ऑलमोस्ट, ये वही वक्त है कि जब उन्हीं दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने गए। तो मैं आपको वाक़या सुनाऊँ। तो डॉक्टर जवेद इकबाल साहब बताते हैं कि उनके वालिद ने कहा कि भाई शाम को एक मेहमान आएंगे तो तुम साफ़ सुथरे तैयार होके उनको आके तुमको सलाम करो। ठीक। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं जब गया, उनकी उम्र उस वक्त कोई 10-11 साल थी। तो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो जावेद इकबाल साहब गए और उन्होंने सलाम किया। तो उन्होंने कहा कि वेल हाउ आर यू एंड डू यू राइट पोइट्री? तो उन्होंने कहा कि नो सर, आई डोंट राइट पोइट्री। तो उनको कहने लगे कि वेल व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? तो डॉक्टर साहब को कोई जवाब ना आया। तो अल्लामा साहब ने कहा ही इज लुकिंग एट यू टू टेल हिम व्हाट ही शुड बिकम। इतनी उनको फेथ था कायद आज़म की सलाहियत पे और उनकी क्या कहते हैं लीडरशिप पे, दैट बेसिकली उनका मतलब तो कहने का यही था कि जो नौजवान हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनको रास्ता देंगे कि इन्होंने क्या। वेरी वेरी ट्रू। वही लीडर्स का फुकदान है ना हमारे यहाँ। अब मसला यही है कि कौम तो है और जज्बा भी है और वलवला भी है और हर कोई चाहता है पाकिस्तान ठीक हो जाए, बट इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द राइट पर्सन टू लुक अप टू। मतलब अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ देखें। अच्छा, एक और बहुत ही अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि मर्द मोमिन, ठीक है, मर्द मुस्लिम, जिसका अगेन अनदर कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो सकती है, बिकॉज वही सोच से अमल स्टार्ट होता है, फिर अमल। आपको इससे पहले कि हम डेफिनेशन लें मर्द मोमिन और मर्द मुस्लिम की, जो अल्लामा इकबाल के कलाम के ज़रिए हम तक पहुँची, ये बताइए कि आज के दौर में कोई मर्द मोमिन नजर आता है आपको उनकी डेफिनेशन के मुताबिक? थोड़ा थोड़ा आ रहा है नजर, वो आपको भी पता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, आई थिंक दैट वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। तो मैं समझता हूँ कि अब आइंदा इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि कौम को एक चेंज, इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि कौम एक चेंज चाह रही है। सही। और जब कोई कौम चेंज चाहे तो फिर कौम चेंज ले आती है, और उसमें कोई फिर जब एक चेंज आता है, आपको इल्म होगा जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद जब उनका वक्त आया, तो जब चेंज आया तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितने बड़े बड़े मेरे वालिद उस वक्त मुस्लिम लीग में थे और उन्होंने इलेक्शन भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ लड़ा, और एक वाहिद शख्स थे लाहौर के अंदर जिनकी ज़मानत बच गई थी। अच्छा। ठीक है, ही वाज द ओनली वन ऑफ द, अयूब खान की मुस्लिम लीग की मैं बात कर रहा हूँ। उनको को 12 या 13 हज़ार वोट पड़े थे, बाकी जितने स्टॉल वोट थे मुस्लिम लीग के, किसी के 2200 वोट थे, और दूसरी तरफ 80,000 वोट, 98,000 वोट, 1 लाख वोट, दिस वाज द रेशियो। सो जब कौम जो है, जब कौम उठती है तो फिर यही एक प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि कोई और प्रोसेस जो है पावर में आने का या पावर करने का, उससे कभी कौम को फ़ायदा नहीं होता। हमने देख लिया है कि अयूब खान का मार्शल लॉ, फिर याह्या खान का मार्शल लॉ, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, फिर मुशर्रफ का जो भी सेटअप था, इट डिड नॉट ब्रिंग एनी रिलीफ। यानी कि एवरी टाइम मैटर्स वेंट वर्स, बिकॉज आई थिंक कि जो लोग इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, जो इसको चला रहे थे, उनके पास खुद कोई विजन नहीं थी। They did not have a vision। और विजन आती है हमेशा, जो आप मर्द मोमिन की बात कर रही थी और मर्द मुस्लिम। देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं,
अलामा को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत सारे हमारे उलमा भी हैं, आलिम भी हैं, जब वो इकबाल का वो कलाम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो खसूसन जो मुसलमानों के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ये समझते नहीं कि अलामा कहाँ से बात कर रहे हैं। पहले अलामा का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, आप उसको समझें। बिल्कुल सही, उसको समझें। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो आप अलामा को कोट मत करें, क्योंकि आप उनको फिर मिसकोट करेंगे। बिल्कुल। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमने उनसे अक्सर ये बात सुनी है कि अगर तुम समझना चाहते हो कि इस्लाम क्या है और मुसलमान की क्या डेफिनेशन है, तो सबसे अहम चीज़ हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कलामे इकबाल पढ़ें, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बात यह है कि इकबाल एक ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने महसूस किया कि क्या व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस सच अ ग्रेट नेशन मुस्लिम्स, कि दुनिया पे इतने 100 साल हुकूमत की, हर चीज़ में आगे, क्या चीज़ थी। आपको भी छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं कि स्पेन के अंदर जो मुसलमान बादशाह था, ठीक है, उसके लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी, और जो उसके जो काउंटर पार्ट जो बाकी जो जितने क्रिश्चियन किंग्स थे उस ज़माने में, किसी के भी लाइब्रेरी में 1200-1300 से ज़्यादा किताब नहीं थी, क्योंकि मुसलमान जब ऐसा ताकत जब इमर्ज किए हैं, उन्होंने कोई ऐसी किताब नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट ना किया। चाहे वो हिंदू मैथोलॉजी हो, चाहे वो ग्रीक मैथोलॉजी हो, चाहे वो रोमन कुछ हो, चाहे वो कोई लाइक स्पेनिश में हो, हर चीज़ को उन्होंने ट्रांसलेट किया ताकि उनके लोग समझ सकें और फिर एंड दैट वाज द मेजर प्रोग्रेस, दैट इज व्हाई वी एक्सेल्ड। चाहे वो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हो या ज्योमेट्री हो या अलजबरा, जिसको कहते हैं कि अलजबर से डिराइव्ड है, जो मुसलमानों ने की इजाद है अलजबरा। सो व्हेन ही वेंट, ही हैड अ क्लोज स्टडी ऑफ द वेस्ट। वो मुसलूनी जैसे लोगों से भी मिले, वो उन्होंने सारे वेस्ट की फिलॉसफी को स्टडी किया, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बड़े बदमाश लोग हैं। अगर आज हम आज़ाद भी इनसे हो जाएं तो हमें ये इकोनॉमिकली हमें क्या कहते हैं, दे विल कम एंड टेक अस ओवर। और जो सारा जो इनका निज़ाम जो बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म है, ये तो मेरा मतलब अब आप देख रहे हैं कि किस खूबसूरती से वेस्टर्न मीडिया ने वो सारा कुछ कवर अप कर लिया। तो सारे वेस्ट के अंदर आप तब क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट लोग उठ रहे हैं, खुद उनके लोग उठ रहे हैं, एंड दे विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज दिस होल सिस्टम इज अनजस्ट। It is based on injustice. It is based on कि बिल्कुल corporations जो हैं वो हुकूमतों में they are running the governments अपने फ़ायदे के लिए। अगर उनको किसी मुल्क में किसी चीज़ का फ़ायदा होता है, वो अमेरिकन को या वेस्ट को इस तरह उनकी हुकूमतों को यूज़ करते हैं कि वो उस मुल्क के ऊपर प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। और बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ाते ही कहूँगी कि 80 साल पहले जिस चीज़ का विज़न दिया था और जो झंझोड़ा था मुसलमानों को अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की स्पीचेस ने और उनकी सोच ने, और जिस विज़न के साथ वो आए थे, और वो जनूबी एशिया के मुसलमानों को भी जगाना चाहते थे, और लोग जागे, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि कोई सोच देने वाला होना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट बात ये लगती है कि आज जब हम उस दौर को मुड़कर देखते हैं और आज जहाँ पर हम खड़े हैं, तो हमें वाकई ये लगता है कि आज के दौर में और 80 साल पहले जब ये विज़न आया था, उस दौर के मुसलमानों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। और आज भी हमारी कौम को जागना है और जगाना है, बिकॉज़ इट्स अबाउट टाइम। अगर इससे ज़्यादा देर हो गई तो फिर वक्त बहुत निकल जाएगा, और वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर जाएगा। और बस इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमें रुकना है ब्रेक के लिए, बहुत ही अहम बातें, मगर रुकेंगे ब्रेक के लिए। वाइटल हमारे साथ है, वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।